हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है हमारा, शायद कोई भी ऐसा साल, कोई भी ऐसा ईयर नहीं रहेगा जब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है नीट या JEE के एग्ज़ाम में नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं अबाउट 95 और इवन वी कैन से 100% हर एक साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन रहता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा ये क्लास चलता है फॉर नीट एंड JEE स्टूडेंट्स। आप जो आपके पास प्रीवियस पेपर्स होंगे, यू कैन चेक दैट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन। मैं लीस्ट की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा भी होते हैं। So from that point of view, this is very important. You should not think of skipping a question from thermodynamics. यानी जो हमारा जो वे या हम कहेंगे द मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कोई कभी कहते हैं कि एक चैप्टर को फॉर एग्जांपल स्किप कर देते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक, इट इज रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक्स और चैप्टर्स एज वेल। इसके कंसेप्ट्स जो हैं these are applicable to almost every topic of physical chemistry। तो इस एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर सेकंड, ये जो है हमारा थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक जो है ना, इसमें क्वेश्चन जो है बोथ थ्योरेटिकल, एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, या न्यूमेरिकल टाइप जो है क्वेश्चन भी यहाँ से पूछते हैं, दोनों टाइप। यहाँ से भी न्यूमेरिकल होगा तो वो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इंटरमीडिएट या हार्ड लेवल से पूछे जाते हैं। और अगर थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता, इंटरमीडिएट लेवल से ही यूजुअली पूछे जाते हैं। तो उस एतबार से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें या तो आपको इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा या फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभार या ऐसा बहुत ही कम होता है कि इसमें आपको कैटेगरी फर्स्ट यानी जिसको हम इजी वाले क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, उनसे क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ जहन में रख के वी विल प्रोसीड इन दिस टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। एक्चुअली हर टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट ही है। फाइनली आपका मकसद है कि आपका जो सिलेक्शन हो जाए इसमें, तो उस एतबार से हर चैप्टर जो है, हर टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो टॉपिक्स उनके कंसेप्ट्स एप्लीकेबल होते हैं बाकी चैप्टर्स में भी, तो इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से थर्मोडायनामिक्स। इंट्रो, INT शॉर्ट में, ये लैंग्वेज जो है हम ऑलरेडी क्लास में ये शॉर्टकट्स वगैरह जानते ही हैं, तो दिस विल गेट रिपीटेड इन दिस ऑनलाइन कोर्स। थर्मोडायनेमिक्स को हम TD से डिनोट किया करेंगे आगे, और जो भी कोई नया नया शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे वो टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अब चूंकि इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ मॉलिक्यूल, या कोई भी मॉलिक्यूल है, हम इस वक्त लेते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मीथेन। The chemical energy that is stored in this methane, यानी the energy that is stored in 4 CH bonds, उसी को तो हम chemical energy कहते हैं। This chemical energy can be transformed into heat, जिससे हम कुकिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ पका सकते हैं घर में। CE, this chemical energy can be also converted into some mechanical work. For example, इस मीथेन को हम एक ऑटोमोबाइल के इंजन में एज फ्यूल यूज करेंगे, फिर ये ऑटोमोबाइल जो है रन करेगा। तो वी यूज दिस केमिकल एनर्जी फॉर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। दिस केमिकल एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू chemical energy, CE can also be converted to some electrical work,
WEEL सॉरी, WEL मैंने यहाँ पे नोट किया है इलेक्ट्रिकल वर्क। कैसे हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सम डिवाइसेस, जिनको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स या फ्यूल सेल्स कह लीजिए। किसी डिवाइस हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मकसद क्या है, नटशल कहने की बात यह है, हमारा जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो केमिकल एनर्जी था, it can be transformed to many other, it is interconvertible to many other forms of energy। ठीक है, इसी तरह से हीट एनर्जी it can be transformed to some other। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ these energy transformations। you will note down, मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूँ कि आप हर एक चीज नोट भी साथ साथ किया करेंगे। जो थर्मोडायनामिक्स है, it deals with the study of these energy transformations। thermo actually means heat, dynamics means change from one formation to another, transformations। ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट, जो ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे मैं सिर्फ रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन का इस वक्त डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स का। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं या हमें मालूम है। अब ये जो हीट या हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट इज गवर्नड बाय सर्टेन लॉज। दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज गवर्नड बाय सर्टेन लॉज, एंड दोज लॉज जो है, इनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, LOT लॉट, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये शॉर्टकट हम यूज किया करेंगे, LOT लॉट, laws of thermodynamics। so what actually are the laws of thermodynamics? सिंपल सी बात है, these are the laws that govern these different energy transformations, जो thermodynamics में हम पढ़ते हैं। these are the laws, आप साथ साथ लिखते जाइए क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। laws of thermodynamics, simply these are the laws that govern the energy transformation। नंबर 1, इस लॉट के बारे में एक और चीज आप नोट डाउन कीजिए थ्योरी में। इट इज एप्लीकेबल, दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक systems। laws of thermodynamics are only applicable to macroscopic systems। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या हो गया? हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट्स अ सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ बल्क नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स बहुत सारे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में दूसरी पहली चीज है कि व्हाट आर द लॉज। नंबर सेकंड, व्हाई आर दे एप्लीकेबल। नंबर फर्स्ट, दीज आर एप्लीकेबल ऑन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ओनली। तीसरी चीज लिख लीजिए LOT के बारे में, laws of thermodynamics are only applicable when the system is in thermodynamic equilibrium। laws of thermodynamics are only applicable when the system is in thermodynamic equilibrium। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को आगे आगे हम TD से नोट किया करेंगे। यानी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर ओनली एप्लीकेबल टू द सिस्टम्स व्हिच आर एट और अंडर thermodynamic equilibrium, या which are changing from one thermodynamic equilibrium, सॉरी TE, यहाँ पे हम TE लिखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
या तो ये उस सिस्टम पे अप्लाई होते हैं विच आर एट थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम, या एक ऐसे सिस्टम में जो एक थर्मोडाइनामिक स्टेट यानी थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम टू अदर थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, उस पे ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, यूजुअली जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है वहां पे थर्मोडाइनामिक लॉज जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। These are applicable at these two stages or systems. उसके बाद ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडाइनामिक लॉज एंड थर्मोडाइनामिक्स। एक और पॉइंट हम आगे इसमें लिखते हैं, ये थर्मोडाइनामिक्स है, इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, हाउ डज इट हेल्प अस दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम थर्मोडाइनामिक्स, हाउ डज इट हेल्प अस। ठीक है, इस तरह से आप इसको जहन में रख सकते हैं, स्कोप हम बोल रहे हैं। तो स्कोप में सबसे पहली चीज जो थर्मोडायनामिक्स का है, यानी थर्मोडायनामिक्स एक इंसान को क्या बताता है, इट टेल्स अस वेदर प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट अंडर द गिवन कंडीशंस। यू राइट डाउन, इट टेल्स अस वेदर द प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट, है या नहीं है। यानी फिजिबल होने का मतलब हो गया क्या ये प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। यानी अगर फिजिबल है तो हो सकती है, नॉन फिजिबल है तो नहीं हो सकती है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हमें बता रहा है कि क्या ये प्रोसेस फिजिबल होगी या नहीं होगी अंडर द गिवन कंडीशंस। ये चीज लिखना जरूरी है, यानी जिन कंडीशंस में वो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई प्रोसेस हम करवाना चाह रहे हैं, वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट, दिस इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट थर्मोडायनामिक्स गिव्स अस। इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक्स हमें ये चीज भी बताती है द एक्सटेंट, अगर ये प्रोसेस हो जाएगा सपोज, अब टू विच एक्सटेंट, कितना दूर जाएगा। यानी प्रोसेस अगर अब हो रही है, थर्मोडायनामिक्स हमें बता रहा है इट इज फिजिबल, मतलब ये कितना होगा। यानी फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करनी है, इन 100 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो जाएंगे, उसी को हम कहेंगे एक्सटेंट। ये हमें ये भी बता रहा है द एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस। यू राइट डाउन, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस किस हद तक कंप्लीट होगा, कितना होगा। यह हमें एक पैरामीटर के जरिए यह चीज बताता है, जिस पैरामीटर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब चूंकि हमें पता है स्कोप होने के साथ साथ हर एक चीज पे कहीं ना कहीं हमें कुछ लिमिटेशंस भी होती है, तो थर्मोडायनामिक्स जो हमारा टॉपिक है इसमें भी वी आर फेसिंग सर्टेन लिमिटेशंस, इसकी भी अपनी है। तो लिमिटेशन में हम लिखेंगे, यू राइट डाउन लिमिटेशंस, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, LIMT मैंने लिखा है, आप कंप्लीट लिख सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, इसकी दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हम नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 ये, इट डज नॉट टेल द रेट ऑफ प्रोसेस। हाँ, ये बताता है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इज इट फिजिबल और नॉट। अब ये बताएगा सपोज कि होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस रेट पे होगा। रेट ऑफ प्रोसेस नहीं बताता है इस प्रोसेस को 1 मिनट लगेगा, 1 दिन लगेगा, या इन्फिनिटी टाइम, या कंप्लीट ही नहीं होगा। यानी स्टार्ट होगा फिर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना टाइम लगेगा, ये रेट इसकी क्या होगी। तो ये रेट का आइडिया हमें थर्मोडायनामिक्स से नहीं मिलता है। दिस इज वन लिमिटेशन, आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ अपना पेन और अपनी जो नोटबुक है साथ रखिए। इसकी सेकंड लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल हाउ डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस टेक प्लेस। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर थर्मोडायनामिक्स का सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है अंडर द गिवन कंडीशंस। जो एनर्जी केमिकल एनर्जी मीथेन में थी, दैट कैन बी कन्वर्टेड
to some useful work of cooking by the help of heat. लेकिन ये मैकेनिज्म जो है हाउ जो है यानी हाउ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म जो है जो आप कह सकते हैं, इट इज नॉट टेल अस हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस टेक प्लेस। ये बोलेगा कि कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यूजफुल वर्क में, कितना ज़ाया हुआ, कितना हमने स्टार्ट किया था, कितना स्टार्ट करना है ताकि ये काम होगा, ये सारी डिटेल्स बताएगा। लेकिन मैकेनिज्म की कैसे इसने किया, कैसे हो गया, उस मैकेनिज्म के साथ इसका कोई हमें आइडिया नहीं मिलता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स इन रेट एंड हाउ दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस टेक प्लेस। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक के साथ। बिफोर गोइंग फर्दर हम इसका एक लेआउट हम इस टॉपिक का बनाते हैं जो आपको अपने एग्जाम में एक डायरेक्शन देगा, हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। थर्मोडायनामिक्स जो हमारा टॉपिक है, मैंने बोला मिनिमम एक क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं बोला एक ही है, या अगर एक ही बोला होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन यूजुअली इसमें से एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थर्मोडायनामिक्स को हम डिवाइड करेंगे, जब आप भी प्रिपेयर करेंगे इसको या हम भी पढ़ाएंगे, हम इसको 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी क्या है, थर्मोडायनामिक्स। इसको हम फ्लॉट से आज की या इसके और आगे डिनोट करेंगे, फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लॉट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप प्रिपेयर क्या करेंगे, क्या आपको करना है, एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब आपको मालूम होगा तभी आप न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो देयर इज नो शॉर्टकट to remember and to conceptualize theoretical concepts तो हो गए। उसके साथ साथ हमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के लिए Q यानी हीट, W यानी वर्क, डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा H की कैलकुलेशन मास्टर करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक तो हो गया थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स आएंगे, वो इंशाल्लाह आपको ऑलरेडी क्लास 11th से है ही, कुछ नई चीज़ें आएंगी ज़रूरी, और द कैलकुलेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़ जो हम क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, या करेंगे, करना भी है। ये 2 चीज़ें इस फर्स्ट यानी फ्लॉट में हमें मास्टर करनी है। वी मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट डेल्टा H अंडर डिफरेंट कंडीशंस for different substances, ideal gas, real gas, solid, liquid वगैरह। ये different substance हो गई, different conditions, isothermal, isobaric, isochoric process वगैरह, उनमें हमें ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नंबर 1। नंबर सेकंड पार्ट जो है इस थर्मोडायनामिक्स का, दैट विल बी आवर स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्लॉट फर्स्ट लॉ हो गया, स्लॉट सेकंड लॉ। तो इसमें भी यही 2 चीज़ें, एक तो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, दूसरा इसमें डिस्कस क्या होगा, 2 मोर क्वांटिटीज ऐड हो जाती है यहाँ पे, वो कौन है, एक हो गया चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देख लीजिए तो JEE में आज चूंकि 2020 चल रहा है, यानी अगर आप 17, 18, 19 की बात करेंगे तो स्लॉट से JEE के एडवांस में क्वेश्चंस रहते हैं। मैन और नीट के एग्जाम में भी इस डेल एस और डेल जी से अब पिछले कुछ सालों से यहीं से पूछ रहे हैं। ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ फिर आ सकते हैं वापस, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्लॉट भी और स्लॉट भी। और जो थर्ड पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट विल बी
थर्मोकेमिस्ट्री। ये भी इसी थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली पार्ट है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उनमें हमें हीट चेंज, एनर्जी चेंज वगैरह कैलकुलेशन करनी होती है, जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हो गया इसका लेआउट इस टॉपिक का। आगे बढ़िए एंड नोट डाउन द बेसिक टर्म्स। आप हेडिंग करके लिखेंगे बेसिक टर्म्स। इन टर्मिनोलॉजी, हर एक चैप्टर का अपना अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग होता है, फिर सब्जेक्ट में अपने अपने टॉपिक्स, अपने अपने चैप्टर्स के अलग अलग टर्मिनोलॉजी होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसी तरह से वहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन, बाकी चीज़ें। थर्मोडायनामिक्स में इसी तरह से अपनी टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी समझना और उनमें जो कंसेप्ट्स होते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहली टर्म हम लिखेंगे इसमें, जो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, वी राइट डाउन सिस्टम। सिस्टम विल बी डिनोटेड एज सिस इन शॉर्ट, हर एक जगह पे। तो सिस्टम यहाँ पे एक बार हम कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन इसको आगे आगे सिर्फ सिस से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा टर्म रहेगा सराउंडिंग्स, इसको SURR से ही डिनोट किया जाएगा। सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्रीज, बाउंड्री को कैपिटल B से आगे आगे डिनोट किया जाएगा। इससे मेरा भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बचेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बिल्कुल स्टैंडर्ड है जो केमिस्ट्री बुक्स में मौजूद है, जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग्स है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी हम अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करते हैं। फर्क में बाउंड्री की जगह B लिखा है, ये हमारी बुक्स में नहीं होता है, ये हम अपनी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्रीज। तो सिस्टम लेते हैं पहले। वी कैन गो अ लिटिल बिट फास्ट हियर, क्योंकि ये पहला ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट है। इन थर्मोडायनामिक्स में हम सिस्टम किस चीज को कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को UNI से हम डिनोट करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स that is under observation. You will note down that is under observation, या आप लिख सकते हैं that is under study. तो थर्मोडायनामिक्स में हमारे सिस्टम का क्या माने हैं? अगर आप थर्मोडायनामिक्स को छोड़ेंगे तो सिस्टम के बहुत सारे माने हो सकते हैं जो हम गिन भी नहीं पाएंगे। हम थर्मोडायनामिक्स पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं यूनिवर्स का वो हिस्सा, वो पार्ट जिस पे एक इंसान काम कर रहा है या इसको ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद रहता है रिमेनिंग यूनिवर्स, जो बाकी सारी यूनिवर्स बचती है इस सिस्टम को छोड़ के। द रिमेनिंग यूनिवर्स इज कॉल्ड एज, शाबाश, सराउंडिंग्स। एक ऐसी चीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हम पढ़ते हैं, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, एंड सराउंडिंग इज ऑल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। ये हो गया सिस्टम, सराउंडिंग्स। उसके बाद आप पॉइंट करके लिखेंगे इस तरह से। नंबर 1 पॉइंट, इसी सिस्टम और सराउंडिंग में के बारे में 1-2 पॉइंट्स हम और लिखेंगे। वो ये कि सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में हमारा सिस्टम जो होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट थिंग। आप कह रहे हैं सारी दुनिया सराउंडिंग, सारी यूनिवर्स सराउंडिंग है, सिस्टम हमारा बीकर है सपोज, या एक सिलेंडर है। तो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में हमारा सिस्टम क्या है? इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नथिंग। तो उस एतबार से जो चेंजेस सिस्टम में होती हैं,
जो चेंजेस सिस्टम में होती हैं, these changes do not affect our surroundings practically. The changes in system do not change our, आप लिख सकते हैं दूसरे simple words में, there is no effect on surroundings by the changes in system. There is no effect on surroundings by the changes in system. क्यों? सिस्टम इतना छोटा चीज है कंपेयर टू सराउंडिंग्स कि अगर इसमें कोई भी चेंज होगा, सिस्टम जो है, सिस्टम इतना छोटा है कि सराउंडिंग्स में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ऐसी बात है, फॉर एग्जांपल एक समंदर है, समंदर में बहुत सारी नहरें गिरती हैं, ठीक है, एक छोटी सी नहर आ रही है इसमें से, इस छोटी सी नहर में कभी पानी साल में कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन इससे समंदर के पानी के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पे, सिस्टम एक छोटी सी चीज़ है सराउंडिंग्स के मुकाबले में। द चेंजेस इन सिस्टम डज नॉट अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या है कि चूंकि सराउंडिंग्स से बहुत बड़ा पोर्शन है यूनिवर्स का, हम क्या करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम सराउंडिंग सिर्फ उतना लेते हैं दैट इज इन्वॉल्वड या दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद द इंटरेक्शन विद द सिस्टम। सो सराउंडिंग, हालांकि सारा यूनिवर्स है सिस्टम को छोड़ के, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सराउंडिंग्स आर टेकन only that part which interacts with our system, only that part which interacts with our system which interacts with our, यानी इन नटशल आप कह सकते हैं व्हाट इज सराउंडिंग्स, हम प्रैक्टिकल यानी सराउंडिंग इज होल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पर्पस वगैरह जो है, या फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जो है, हम सिस्टम का सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड लेते हैं। क्या लेते हैं? इमीडिएट नेबरहुड जो होता है सिस्टम का, उसी को हम सराउंडिंग्स लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो ये हो गई 2 पॉइंट्स जो हम सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में लिखने हैं। उसके बाद रहती है हमारी बाउंड्री। बाउंड्री हम कहेंगे इट्स दैट जोन और दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच separates the two, which separates the system and surroundings। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए समझाएंगे। दिस इज अ बीकर, इसमें हमने 2 रिएक्टेंट्स डाले हैं A + B, तो ये हमारा सिस्टम है, यानी सिस्टम हमारा जो ये 2 रिएक्टेंट्स A एंड B, यही हमारा सिस्टम है। बाकी जो सारा यूनिवर्स है वो सराउंडिंग्स है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम सिर्फ उतना लेते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये भी हम किसी कैलकुलेशन से नहीं लेते हैं, बल्कि अपने इंट्यूशन से ही लेते हैं। इसको हम कहेंगे सराउंडिंग, दिस आवर सिस्टम, एंड दिस वॉल ऑफ बीकर, this wall of beaker that separates system from surroundings, this is our boundary B। ठीक है, सो ये हो गया system, surroundings and boundary। Boundary is simply something or some imaginary line or imaginary part that actually separates our system from surroundings। For example, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो है सिस्टम है यहाँ तक, लेकिन ऊपर सराउंडिंग्स है, इनके बीच में कोई विजिबल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन नहीं है। एक सेपरेशन लेकिन यहाँ पे है जिसको हम इमेजिनरी कहेंगे, जहाँ पे हम कहेंगे यहाँ तक सिस्टम, इसके ऊपर सराउंडिंग्स। तो बाउंड्री कैन बी बोथ इमेजिनरी एज वेल एज रियल। तो इसलिए बाउंड्रीज की जब बात चलती है, बाउंड्रीज को हमें डिफाइन करना पड़ता है, या बाउंड्रीज के बारे में क्वेश्चंस हमें रहते हैं। फॉर एग्जांपल द 2 सिस्टम एंड सराउंडिंग्स वर सेपरेटेड बाय
दिस टाइप ऑफ बाउंड्री, दैट टाइप ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्रीज का जानना हमारे लिए जरूरी है। वी राइट डाउन टाइप्स ऑफ बी। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। फर्स्ट टाइप इसका आप लिखेंगे रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड imaginary boundary. Real and imaginary B. When there is a clear physical separation, that boundary is called as real boundary. आप लिखेंगे when a clear physical separation होगा, जब भी कभी when there is a clear physical separation between system and surroundings, उस बाउंड्री को हम कहेंगे रियल बाउंड्री। तो इस वाली एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो बीकर के जो वॉल्स हैं गिलास, दिस रिप्रेजेंट आर बी, रियल बाउंड्री। ठीक है। इमेजिनरी बाउंड्री इज व्हेन देयर इज नो क्लियर फिजिकल सेपरेशन। व्हेन देयर इज नो क्लियर फिजिकल सेपरेशन, हर कोई चीज वहां पे आपकी सूझबूझ पे ही डाला जाएगा, आपकी समझ पे, आपकी इंट्यूशन पे। तो उसको कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल बीकर में जो ऊपर इट इज नॉट कवर्ड, इट इज ओपन। अब ये रिएक्टेंट जो हमारा है और ऊपर रिएक्टेंट के ऊपर जो सराउंडिंग ये बचा जिसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, इनके बीच में कोई फिजिकल सेपरेशन तो है नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी आइडिया हम लगा सकते हैं कि एक लाइन है जिसके ऊपर सराउंडिंग्स है और जिसके नीचे सिस्टम है। ऐसी एक बाउंड्री को हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही है, ये याद रखना लेकिन ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। उसके बाद है रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्रीज। रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्रीज। रिजिड बाउंड्री मीन्स एक ऐसी बाउंड्री दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल। Rigid boundary means one that is non-flexible. Non-flexible होने का मतलब हो गया बेटा इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हमने एक बालून लिया है, इस बालून में हमने एक आइडियल गैस डाला है। फॉर एग्जांपल IG मीन्स आइडियल गैस। यहाँ से ऊपर हमने इसको बंद करके रखा है। अब बाउंड्री बताइए। बाउंड्री तो है रियल, लेकिन इट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि वॉल्यूम इसका बढ़ भी सकता है। इस बालून का आप और डालेंगे इसमें गैस तो बढ़ेगा, कुछ बाहर निकालेंगे तो कम होगा। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। सो दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री। यहाँ पे सॉरी ये रिजिड नहीं, दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री। अगर आप यही गैस एक स्टील फ्लास्क में डालेंगे, नाउ द बाउंड्री इज रियल, पहली ये है, and second it is rigid, it is rigid, it is not flexible। आप कहेंगे कि एक दो मॉलिक्यूल्स या 10 एक दो मोल्स और डालेंगे तो स्टील का जो कंटेनर है वो फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं। दिस इज रिजिड बाउंड्री। तो समझ लीजिए व्हाट इज रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, स्टील कंटेनर, एक क्लोज्ड स्टील कंटेनर में एक गैस है, आइडियल है या रियल है। नॉन रिजिड का एग्जाम्पल है ये बालून। बालून में हमने गैस भर लिया, चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री यहाँ पे। अब जरा आपसे पूछ लेता हूं मैं, ये एक गैस हमने स्टील कंटेनर में डाला है, लेकिन इस स्टील कंटेनर में एक मासलेस या वेटलेस आप कहेंगे पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, बीच में आइडियल गैस है। यहाँ पे आप बताइए ये वॉल, ये बाउंड्री जो होगी, इज इट रिजिड बाउंड्री, इज इट रिजिड बाउंड्री और इट्स नॉन रिजिड? बताइए, शाबाश, बिल्कुल ठीक। दिस इज नॉन रिजिड बाउंड्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला दिस पिस्टन इज वेटलेस और मासलेस, इट इज कैन बी इजिली पुश्ड अप, it can be easily pushed down. As a result, ये जो है वॉल्यूम, this will change,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिजिड बाउंड्री। बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ते हैं, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल एंड नॉन परमिएबल, नाम से ही आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज परमिएबल बाउंड्री। A boundary that allows, where it is possible for, where there is possibility for the exchange of matter. Exchange of matter, that is called as permeable boundary. That is called as permeable boundary. So we can say in permeable boundary, N means matter will not be constant. जो सिस्टम में मैटर होगा दैट विल नॉट बी कांस्टेंट। एन यूजुअली हम डिनोट करते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम, ये चीज़। एन अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 में मोल कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम एज यूज करते हैं, तो इसीलिए डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज परमिएबल बाउंड्री? दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर मीन्स उस सिस्टम में मास जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब नॉन परमिएबल इसका अपोजिट बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है। तो नॉन परमिएबल में मैटर जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता है। यू कैन से द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कांस्टेंट। सिस्टम में जितना मैटर होगा, चूंकि एक्सचेंज नहीं हुआ, ना देता है ना लेता है, एज अ रिजल्ट व्हाट? एज अ रिजल्ट एन विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद बाउंड्रीज का लास्ट टाइप एक और, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। Diathermic and adiabatic। डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक, आप लिखेंगे एडियाबैटिक और डायथर्मिक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे a boundary through which exchange of heat takes place is called as diathermic। तो डायथर्मिक क्या है? A boundary through which heat exchange can take place, यानी जहाँ पे energy as heat can easily, यानी energy transfer as heat can take place easily। For example, एक closed steel container है, इसमें हमने गर्म पानी रखा है at 25 डिग्री सेल्सियस, या 50 डिग्री सेल्सियस। स्टील का ये कंटेनर है, 50 डिग्री सेल्सियस पे इसमें हमने क्या रखा है? पानी। तो चूंकि ये डायथर्मिक वाल है, इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगा, टेम्परेचर विल बी लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस आफ्टर सम टाइम। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, या दूसरी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। सपोज एक 50 डिग्री पे है, यहाँ पे हमने दूसरा रखा है, दैट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी पानी है, और ये दोनों जो है कंटेनर्स, दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ डायथर्मल वाल। ये जो है ग्रीन कलर से मैंने इनके बीच में बाउंड्री बनाई, दिस इज डायथर्मल वाल। बाकी यहाँ जो ब्लैक कलर में, सपोज इट्स इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर है, यहाँ सारा ये इंसुलेटर, ये वाल। तो सिर्फ एक यहाँ पे एक डायथर्मल वाल है जो मैंने ग्रीन से बनाया है। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे इन दो का टेम्परेचर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये टेम्परेचर जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इट विल बी, टेम्परेचर विल बी ग्रेटर बट इट विल बी 75। देखो पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। 80 पे जो है यहाँ से हीट यहाँ आएगा, तो दैट मीन जो 50 का टेम्परेचर है वो 50 अब नहीं रहेगा, इट विल बी मोर देन 50, टेम्परेचर विल बी मोर देन 50। लेकिन 80 वाले से जो टेम्परेचर, जो एनर्जी यहाँ चला गया, उससे अब टेम्परेचर 80 वाले का 80 नहीं रहेगा, इट विल बी लेस देन 80, टेम्परेचर विल बी लेस, दैट मीन्स
एक का लेस देन 80 होगा, जो 50 वाला था उसका ग्रेटर देन 50 होगा। तो एक मिडल वाला टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे इस वक्त कैलकुलेट नहीं करना है। जो टेम्परेचर हमें इस वक्त यहाँ पे कैलकुलेट नहीं, जो हम आगे करेंगे बाय द सिंपल इक्वेशन हीट गेनर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जब तक वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक हीट ट्रांसफर हो, यानी टेम्परेचर जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, बट इट विल बी लेस देन 80 से कम होगा, 50 से ज़्यादा होगा। दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। ये बाकी वाल्व्स जो हैं सारे के सारे दीज आर इंसुलेटर। ये हो गया डायाथर्मिक बाउंड्री। सिंपली याद रखेंगे डायाथर्मिक क्या है, जिससे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकता है, होगा। उसी का दूसरा हमने लिया है एडियाबैटिक। यूजुअली हमने ये जोड़े इस तरह से बनाए कि उनका मीनिंग जो होगा अपोजिट होना चाहिए, परमिएबल नॉन परमिएबल, रिजिड नॉन रिजिड। डायाथर्मिक एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में बिल्कुल उसका रिवर्स होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज हीट, यानी हीट को ये एक जगह से दूसरी जगह आने ही नहीं देगा। यही दो कंटेनर्स हम फिर लाते हैं। इस वक्त मैंने इनका कलर चेंज किया है क्योंकि एडियाबैटिक पढ़ रहे हैं। बीच में एक एडियाबैटिक वाल डालेंगे। यहाँ पे ये कंटेनर जो सारा है दिस इंसुलेटर, यानी ये भी एडियाबैटिक, यहाँ से भी एडियाबैटिक है, यानी यहाँ से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब इनके बीच में जो वाल है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था भाई, 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस। कुछ मिनट के बाद देखिए ये 50 ही होगा, ये 80 ही होगा, क्योंकि इस वाल ने इनको रोका है, एनर्जी ट्रांसफर को रोके रखा है। दिस इज एडियाबैटिक वाल। तो एडियाबैटिक वाल के बारे में याद रखना चाहिए, नथिंग इज ऑलमोस्ट हमारी लेबोरेटरीज में जो होता है 100% एडियाबैटिक चीज़ें नहीं होती हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ के साथ है जो हमें याद रखनी है, कभी वो सिंपली इसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एडियाबैटिक हमारी लेबोरेटरीज में यूजुअली 100% कोई एडियाबैटिक बाउंड्री हमें नहीं मिलती है। कुछ न कुछ फर्ज अगर हम थर्मास में घर में चाय रखते हैं तो 4 घंटे के बाद ही इसमें वो ठंडी हो जाती है। तो ये हो गए बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक ऐसा आइडिया जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्लास 11th में, आज उसका रिपीटेशन होगा, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं इस वक्त। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, हम एक ही साथ इन तीनों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो इनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड, एंड तीसरा आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, शाबाश, क्या होता है, ए सिस्टम, शाबाश, दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर यानी एन एंड एनर्जी, यानी ना एन कांस्टेंट है ना ई कांस्टेंट है। सिस्टम का एनर्जी भी चेंज होता जा रहा है और सिस्टम का मैटर कंटेंट भी चेंज होता जा रहा है, बढ़ेगा घटेगा, वो हमारा इस वक्त वहाँ पे हेडेक नहीं है। हमारा सिर्फ यह है कि एक्सचेंज हो रहा है, कुछ लेता है कुछ देता है, या देता ही है या लेता ही है। तो एन इज़ नॉट कांस्टेंट, ई इज़ नॉट कांस्टेंट। एक चीज़ आपने नोट डाउन कीजिए। इसके साथ एक और चीज़ नोट डाउन कीजिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँगा या एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉल्स शुड बी देयर फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए किस तरह के वॉल्स मीन्स बाउंड्रीज होंगी। तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, क्योंकि जब इमेजिनरी आ गया तो मैटर एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगा।
अगर बाउंड्री रियल है देन इट मस्ट बी डायथर्मिक, यानी अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी बाउंड्री में सब कुछ एक्सचेंज होगा, मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी। सपोज इमेजिनरी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारी बाउंड्री इमेजिनरी क्या है, द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर हम लेते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हम पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर लेते हैं, ये किसी बाउंड्री से सेपरेट नहीं है सराउंडिंग से, इट्स इन कंटैक्ट, इमेजिनरी बाउंड्री है, तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज खुद हो रहा है, मैटर भी। हमने इस वक्त सिस्टम क्या बनाया, पार्ट ऑफ आवर स्पेस, पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर लीजिए सपोज। अब अगर रियल बाउंड्री है तो रियल बाउंड्री में हमारे पास एक चीज जरूरी है, नंबर 1 इट मस्ट बी डायथर्मिक, जिससे एनर्जी एक्सचेंज होगा, एंड इट मस्ट बी परमिएबल। अगर इमेजिनरी बाउंड्रीज है तो दोनों एक्सचेंज खुद होगी। अब अगर रियल बाउंड्री है, यानी बाउंड्री कैन बी रियल एज वेल, लेकिन रियल होने की सूरत में इट मस्ट बी डायथर्मिक, that will allow exchange of energy, and it must be permeable, it must allow the exchange of matter। फिर हम एग्जाम्पल्स इसकी लेते हैं। एग्जाम्पल्स एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन कंसेप्ट आपको ही इम्प्लाई करना है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है। बाउंड्रीज पे होगा तो बाउंड्री किस तरफ की होगी, फॉर एग्जाम्पल हॉट टी इन ओपन कप, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक पे एग्जाम्पल्स है, हॉट टी इन ओपन कप एंड ओपन सिस्टम। यहाँ से वेपर भी उठ रहा है, मैटर, चूंकि हॉट तो है ये 5-10 मिनट के बाद नहीं पियेंगे, हम कहेंगे ये ठंडी हो गई है, तो दोनों पॉसिबल है। दूसरा होता है हमारा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में याद रखिए n इज कांस्टेंट, यानी मैटर क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है सिस्टम की, इसमें किसी भी 1 ग्राम या आधा ग्राम या फ्रैक्शन ऑफ ए ग्राम ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन it exchanges energy। A system that can exchange energy but not matter is closed system that can exchange energy but not matter। That means matter जब exchange ही नहीं हुआ है, हमने 10 ग्राम से स्टार्ट किया है, एंड तक 10 ग्राम ही रहेंगे, लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी कैन भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी कांस्टेंट। अब अगर आपसे पूछ लेंगे वॉल्स किस तरह के होने चाहिए या बाउंड्रीज किस तरह की होनी चाहिए, शाबाश गेस। क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो फिर भी मैं एज्यूम करता हूं कि आपके जहन में इस वक्त क्या होगा, यानी आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके जहन में जल्दी जल्दी इसका आंसर किस तरह से होगा या आया भी होगा या नहीं। उस गेस के एतबार से मैं सबसे पहले ये पॉइंट अक्स कर लूँगा कि बाउंड्री जो है इट मस्ट बी रियल, बाउंड्री इमेजिनरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इमेजिनरी होगी तो एक्सचेंज ऑफ मैटर लीक तो हो जाएगा, ठीक है। अब रियल होने के साथ साथ इट मस्ट बी नॉन परमिएबल। अब अगर रियल है लेकिन परमिएबल है तब भी तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए इट मस्ट बी नॉन परमिएबल, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट बी डायथर्मिक, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट बी डायथर्मिक। फिर क्लोज्ड सिस्टम्स की एग्जांपल्स आपसे वो किसी तरह भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बनाएंगे इसी टी कप ऑफ टी को ऊपर से ढक्कन करके इसको नॉन परमेएबल बनाएंगे कि अब मैटर लीक नहीं हो रहा है, देन इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि एनर्जी तब भी तो हो जाएगा थ्रू वॉल्स। दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एन इज कांस्टेंट, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स ई इज ऑल्सो कांस्टेंट। ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, सच अ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज, शाबाश, आइसोलेटेड सिस्टम। सच अ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर वॉल्स बाउंड्रीज की बात चलेगी यहाँ पे तो क्या बताएंगे आप, व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्रीज शुड बी देयर। ये लिखने के बाद बाउंड्री बताइए। बाउंड्री मस्ट बी रियल और बाउंड्री मस्ट बी नॉन परमिएबल, एनपी, बाउंड्री मस्ट बी एडियाबैटिक।
यानी यही कप ऑफ टी हॉट जो है हम किसी इंसुलेटर में डाल लेंगे, यही हॉट टी हम किसी इंसुलेटर में डाल लेते हैं। द exchange of both matter as well as energy will be stopped. That is the example of an isolated system. तो उसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स भी वो आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी बोलेगा ह्यूमन बीइंग्स क्या है, कौन से सिस्टम है, ओपन है, क्लोज्ड है, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। आपको देखना, डू वी एक्चुअली एक्सचेंज मैटर विथ आवर सराउंडिंग्स? यस। Do we exchange energy? Yes, because we are doing some work on our surroundings, mechanical work वगैरह बाकी चीज़। We are taking up energy from our surroundings in the terms of food वगैरह। तो हम ओपन में आएंगे, तो that means कंसेप्ट यही अप्लाई करना है कि N जो है एंड E जो है, इसकी सिचुएशन दोनों एक्सचेंज होंगे तो ओपन, एक एक्सचेंज होगा एनर्जी एक्सचेंज होगा, N एक्सचेंज नहीं होगा तो क्लोज्ड, दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे देन आइसोलेटेड। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन इसमें होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, वी विल क्लियर दैट इंशाल्लाह।